So today we are going to start a new chapter. Look at page number 72, chapter 8, immunology and immunization. In this chapter we are going to study about immunology. Immunology is a branch of medical science. So what is immunology? What is immunization? What is immunity? Its types. Then there is another topic, herd immunity, vaccinations which are used in the to develop immunity, toxicides, and expanded immunization program powered by WHO. Okay, so first one is immunology. Immunology, it deals with complex defense mechanisms of the body and also with equally complex invading agents. इसमें हम क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजी में हम डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है बॉडी के वो पढ़ते हैं, और जो इन्वेडिंग एजेंट्स हैं यानी जो इन्फेक्शियस एजेंट है जो ये डिजीज कॉज कर रहे होते हैं उनको भी पढ़ते हैं। इक्वली कॉम्प्लेक्स कहा गया मतलब कि कॉम्प्लेक्स अगर डिफेंस मैकेनिज्म है तो इन्वेडिंग एजेंट्स भी उतने ही कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, इस यूजेस क्या होती है इम्यूनोलॉजी की, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसमें हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स होते हैं जिसके इम्यूनाइज करते हैं हम लोगों को, मतलब कि हम उसके उनके अंदर किसी भी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। ठीक है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उसको कहते हैं। उसमें हम वैक्सीनेशन ही दे रहे होते हैं, वैक्सीन लगा रहे होते हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एडवर्स रिएक्शन, इनको भी हम पढ़ते हैं इसमें। फोरकास्टिंग एंड द एपिडेमिक्स, फोरकास्टिंग मीन्स पहले से बता देना। तो फोरकास्ट करना एपिडेमिक्स को, जब कोई एपिडेमिक जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो वो पेंडेमिक भी है यानी पूरे वर्ल्ड में भी है, और एपिडेमिक भी है यानी कि वो एक खास रीजन में भी है। तो अब पेंडेमिक, एपिडेमिक और एक और वर्ड था, वो क्या था? तीन टर्मिनोलॉजीज थी, हमने पढ़ी थी, याद है किसी को? पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक, तीन होती हैं। पेंडेमिक ग्लिच हो रही है, अब सही है? आवाज सही है? यस मैम, सही। चले, अच्छा इसमें क्या था कि फोरकास्ट करेंगे द एपिडेमिक्स, यानी कि जो एपिडेमिक कहते हैं वो मर्ज जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सीड कर जाए यानी बहुत ज्यादा लोगों को हो जाए। पेंडेमिक कहते हैं कि डिजीज जब पूरे वर्ल्ड में फैल जाए वो होती है पेंडेमिक, और एंडेमिक वो होती है जो कंसिस्टेंट जो है एक एरिया में नहीं, ना उसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़े ना कम रहे, लेकिन वो रहे। जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड वगैरह ये डिजीज हमारी ज्यादा एरिया में है लेकिन ये इतनी ज्यादा है और ना इतनी कम है, तो वो होती है एंडेमिक। ठीक है, जैसे अब जो कोरोना वायरस है वो एपिडेमिक भी है यानी हमारे एरिया में भी है, और पैंडेमिक भी है यानी पूरे वर्ल्ड में भी है एट ए टाइम। ठीक है, तो ये होती है एपिडेमिक। अब इम्यूनोलॉजी की जो यूज है उसमें या इम्पोर्टेंस भी इसको कह सकते हैं कि वो एपिडेमिक्स को फोरकास्ट करता है यानी पहले से उनके बारे में बता देता है। ठीक है, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस एंड ब्लड ग्रुपिंग। सीरोलॉजिकल मींस सीरम, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस इसमें होता है मतलब हम सीरम लेते हैं और उसमें हम चेक करते हैं, यानी डायग्नोसिस में वो हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल हम सीरम लेके उसमें ये चेक करें कि इसमें टाइफाइड में होता है ये विड्रॉल टेस्ट है, उसमें पर्टिकुलर एंटीबॉडी है या नहीं। अगर एंटीबॉडी है तो इसका क्या मतलब है कि एंटीजन उस बॉडी में इंटर हुआ है तभी उस बॉडी ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किया है, तो मीन्स कि उसको टाइफाइड है। इस तरह से हम डायग्नोज करते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस में हमें हेल्प होती है।
और ब्लड ग्रुपिंग भी हम यहीं से करते हैं। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, RH नेगेटिव, वो भी हम यहीं से। कैरियर डिटेक्शन यानी कि जो डिजीज का कैरियर उसकी बात हो रही है, जैसे कि कोरोना वायरस का कैरियर है, उसकी भी डिटेक्शन हम इस इम्यूनोलॉजी की इस जो ब्रांच है उसके थ्रू करते हैं। समझ आई इनकी इम्यूनोलॉजी? मैम ये एपिडेमिक, ये और क्या क्या नाम थे आपके? एक था पेंडेमिक, एक है एपिडेमिक और एक है एंडेमिक, EN। ओके मैम। इसमें ये वाला, ये एंडेमिक, इसकी स्पेलिंग ये है। ये मैंने, मेरे ख्याल में ये आपने पिछले किसी चैप्टर में पढ़ी है या आगे पढ़ेंगे, है सही आपके बुक में। ओके मैम। अच्छा अच्छा, इसमें कोई मसला? इम्यूनोलॉजी क्या होती है बताएं जरा, इम्यूनोलॉजी क्या होती है, उसमें हम क्या पढ़ रहे होते हैं? मैम डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी में जो हमारे डिजीज होते हैं उनमें इम्यूनोलॉजी होती है, वो डिफेंस करती है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से अंदर आता है तो वो उसको किल कर देती है। थोड़ा ऊंचा बोले, आपकी आवाज बहुत कम हुई है। मैम इम्यूनोलॉजी का मतलब है वो मैकेनिज्म जो डिफेंस करता है बॉडी को किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब कि हमारे जो WBC है उनके पास एक किस्म की वो आर्मी की तरह काम करती है हमारी बॉडी में, डिफेंस करती है हमारी बॉडी को। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर आता है तो उसको किल कर देती है। हाँ, इसमें हम क्या कहते हैं, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ते हैं और इन्वेडिंग एजेंट जो वो कॉज कर रहे होते हैं वो डिजीज, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। यूजेस और इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये यूजेस भी हो सकती है और ये चीज इम्पोर्टेंस भी हो सकती है, ठीक है। ये वाला जो है यूजेस ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये हमने इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ा, हाइपोसेंसिटिविटी रिएक्शंस, एडवर्स रिएक्शंस हम इसमें पढ़ते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस भी हो सकती है कि हम उसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पढ़ते हैं, कैरियर डिडक्शन कर लेते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं एपिडेमिक्स को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग अ सब्जेक्ट इम्यून। आवाज ठीक है ना मेरी? यस मैम। हल्की तो नहीं आ रही? नो मैम। अच्छा, it is the process of rendering a subject immune by inoculating with specific antigen that induces an immune response। इसमें क्या होता है कि हम एक सब्जेक्ट को इम्यून करते हैं, यानी कि उसमें उसके अंदर कुव्वत मुदाफियत पैदा करते हैं। किस तरह? उसके अंदर हम जो स्पेसिफिक एंटीजन है ना, एंटीजन वो होता है जो फॉरेन पार्टिकल होता है, वो उसके अंदर डाल के उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप पहले से ही कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास वैक्सीन होती हैं उसमें फॉर एग्जांपल वो मीसल्स के अगेंस्ट है, वो वैक्सीन खसरा जो होता है उसका टीका लगता है ना लाइफ में एक दफा। तो वो क्या होता है, अगर उसमें जो मीसल्स काज करता है ना जो बैक्टीरिया या वायरस, तो उसी उसी का एक पार्ट डला हुआ होता है, ठीक है। जब वो वैक्सीन अंदर जाती है तो वो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर लेती है। इस तरह वो पहले से ही इम्यूनाइज, उसके अंदर पहले से एंटीबॉडी उस डिजीज के अगेंस्ट पहले से प्रेजेंट होते हैं। अब जब वो अटैक होगा मिसेस का, तो वो पहले से ही इम्यून होगा वो इंडिविजुअल। तो इस तरह क्या हो जाएगी, इम्यूनाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब अगर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन आ जाती है, सबको वैक्सीन लग जाती है, जब अगर कोरोना वायरस उस पर अटैक करता है एयर के थ्रू, जहां भी किसी चीज के थ्रू उसके अंदर चला जाता है, तो वो क्या होगा, उसको नहीं होगा क्योंकि वो वैक्सीन लगी हुई है, उससे पहले पहले से वो इम्यूनाइज है, तो उसे वो डिजीज नहीं होगी। इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, इम्यूनाइजेशन। अच्छा, इम्यूनाइजेशन का जो द अल्टीमेट गोल इज टू एरेडिकेट द डिजीज, इसका अल्टीमेट यानी कि आखिरी जो गोल क्या है, मकसद इसका क्या है, तो वो डिजीज को इरेडिकेट कर देगा, सही है। रेंडर करना, रेंडरिंग अ सब्जेक्ट, रेंडरिंग अ सब्जेक्ट मीन्स वो इंडिविजुअल, रेंडर करना उसको बनाना, इम्यून कराना, ठीक है। इनोकुलेटिंग जो है ये एक टर्म है,
ये कभी पहले पढ़ी है? इनाकुलेटिंग, इनाकुलम, नहीं मैम। नहीं पढ़ा? अच्छा, जो हम लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं ना, लेबोरेटरी के टेस्ट, उसमें एक होती है पेट्री डिश, देखिए पेट्री डिश। यस मैम। हाँ, और पेट्री जेली डिश होती है और होती है। साथ में एक सैंपल पड़ा हुआ होता है, ठीक है। जैसे हम सैंपल क्या करते हैं, उसका इनाकुलम लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा एक लेकर ना उसको पेट्री डिश के ऊपर ऐसे ही लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और पेट्री डिश के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर उस बैक्टीरिया का फूड होता है, ठीक है। हम उस यस मैम। मतलब जिस चीज से वो ग्रो कर रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल हम टीबी का वो कर रहे हैं ना, टेस्ट करें कि एक पर्सन को टीबी है या नहीं। आपने उस पर्सन से सैंपल लिया, हम और जो है फॉर एग्जाम्पल किसी बॉटल में उससे थोड़ा सा एक चम्मच जैसी चीज होती है, लूप लगा होता है एंड में छोटा गोल सा, ठीक है, उससे हमने उसको उसके अंदर डिप करके पेट्री डिश के ऊपर लगा देते हैं। हम इसको कहते हैं कि ये हमने इनाकुलम लिया, एक चम्मच टाइप लिया, ठीक है, एक चम्मच हमने बैक्टीरिया लिया। तो उसको हम बंद करके इंक्यूबेट कर देते हैं। अगर वो ग्रो कर जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस सैंपल में वो बैक्टीरिया था, तभी उसने इतना ज्यादा ग्रो किया, कॉलोनी मिली, कॉलोनी बन गई उसकी, क्योंकि उसके उसको हमने फूड प्रोवाइड कर दिया था। इस तरह हम टेस्टिंग करते हैं कि इस पार्टिकुलर पेशेंट में क्या है कि वो वो डिजीज टीबी की हम बात करते हैं वो है या नहीं। इस तरह इनाकुलेटिंग इस चीज को कहते हैं कि वो हमने जो थोड़ा सा लेके सैंपल डालते हैं ना, हम उसको कहते हैं कि ये इनाकुलम, इनाकुलेटिंग इस प्रोसेस को कहते हैं। अब समझ आई बात ये? मैम लास्ट लाइन का बता दें, अल्टीमेट गोल इज ये तो इजी एरिडिकेट। है, ये इनाकुलेटिंग की समझ आई है? हाँ मैम। इनाकुलेटिंग यस बस मैम। सिंपल, जो सैंपल हम लगा रहे होते हैं ना थोड़ा सा लेके, उसको कहते हैं इनाकुलेटिंग। यहाँ पे भी हम, हाँ चलो पेट्री डिश में तो मैंने आपको एग्जांपल दी, वहां हम थोड़ा सा लगा रहे हैं, इसमें भी हम इनाकुलेटिंग कर रहे हैं। बॉडी के अंदर थोड़ा सा वो जो डिजीज काजिंग इन्फेक्शियस जो एजेंट है ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा लेके अपने अंदर डाल रहे हैं। अपने अंदर जब डाल लेंगे वैक्सीन के थ्रू, वो वैक्सीन के अंदर वही होता है, एंटीजन होता है उस इन्फेक्शियस एजेंट का, ठीक है। इनोकुलेटिंग विद स्पेसिफिक एंटीजन, उस इन्फेक्शियस एजेंट का एंटीजन लेके हमने अपनी बॉडी के अंदर थोड़ा सा डाला, डालने को वो कह रहे हैं इनोकुलेट किया, इनोकुलम लिया उसका। उसके बाद क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम जाग जाएगा और वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देगा। अब जब एक्चुअल में जब वो डिजीज हमें अटैक करेगी तो हमें क्या होगा, हमारे पास पहले से एंटीबॉडी होंगे और हमें वो डिजीज नहीं होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम किस चीज के थ्रू करते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं। शायद कोई और भी इसका हो मैकेनिज्म। नेचुरल, एक तो हम वैक्सीनेशन के थ्रू करते हैं, एक हमारा है मैम नेचुरल ये पोलियो मैकेनिज्म। और उसका देखते हैं। नेचुरली भी हम इम्यूनाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, यानी कि अगर मदर इम्यूनाइज है तो वो बेबी भी इम्यूनाइज होता है। कुछ डिजीजेस में ऐसा होता है कि अगर मदर इम्यूनाइज है तो एंटीबॉडी बेबी में भी चली जाती हैं और वो भी इम्यूनाइज हो जाता है। कुछ डिजीजेस में ऐसा नहीं होता, बेबी को खुद प्रोड्यूस करनी होती है, ठीक है। और अच्छा जी, मैम लाइक पोलियो। हाँ पोलियो, पोलियो में भी हम वैक्सीनेशन देते हैं। मैम उसका तो पोलियो, सैंपल डालना होता है ना, खतरे के जो, जरिए। हाँ, पोलियो, टाइफाइड, मीसल्स, और ये कोरोना वायरस, और क्या था, और क्या होता है, कोरोना। पीसीजी है, कॉलरा होता है, एक मेनिंजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, वो जो रूबेला वायरस है जो कुत्ते के काटने से होता है, उसकी भी वैक्सीन होती है, उसको कहते हैं रूबेला वायरस। अच्छा, एक मिनट वेट करें, एक मिनट।
अच्छा अच्छा, अब ये जो है, अच्छा इसमें टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या है? इट इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी और रिएक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स एनी फॉरेन सब्सटेंस और नॉन सेल्फ। ठीक है, इम्यूनिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, या जो रिएक्शन है बॉडी का किसी भी फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन कहते हैं बाहर वाले सब्सटेंस के अगेंस्ट जो बॉडी का रिएक्शन है उसे कहते हैं इम्यूनिटी। नॉन सेल्फ भी फॉरेन सब्सटेंस ही है, बाहर वाला। सेल्फ कहते हैं हमारा अपना, नॉन सेल्फ जो हमारा नहीं है, यानी हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, हमारी बॉडी से बाहर है, कोई बाहर की चीज है, फॉरेन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की दो टाइप्स है, एक है इनेट नेचुरल, इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं उसी को, नेचुरल भी कहते हैं उसी को, नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। नेचुरल वो होती है जो हमारी बॉडी के अंदर पहले से मौजूद नेचुरली प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक होती है मतलब कि वो किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट नहीं होती, वो एक होल, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ एसिड इन अवर गैस्ट्रिक, यानी कि स्टमक में जो हमारा जो एसिड है वो क्या है, नेचुरल है और नॉन स्पेसिफिक है, सब बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ना, वो बैक्टीरिया वायरस और इन चीजों को क्या होता है, किल कर देता है, उनके लिए अच्छा रहता है। यानी कि मतलब ये वो किसी एक चीज के अगेंस्ट नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है। इस तरह जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये नेचुरल नहीं होती, ये हमें या तो हम वैक्सीनेशन के थ्रू लेंगे, या हमारे अंदर वो हमें वो डिजीज होगी तो उसके बाद हम, जैसे कि अब एक दफा किसी को कोरोना वायरस हुआ तो अगली दफा उसको नहीं होगा, मतलब कि उसकी एंटीबॉडी आ गए, वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, या तो वो हम उसकी वैक्सीनेशन लेंगे, या हमें वो एक दफा होगी तब हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। और ये स्पेसिफिक है, मीन्स कि किसी एक डिजीज के अगेंस्ट है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है बाज़ औक़ात वो भी कम होता है, मतलब कुछ अरसे बाद वो खत्म हो जाती है, फिर हम फिर से उस डिजीज से उसके आगे वो होते हैं, अनशील्ड हो जाते हैं, मतलब क्या वो हो सकती है। अच्छा जी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी को फिर हम अगेन भी डिवाइड करते हैं, हम उसको एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जिसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, वो लॉन्ग लास्टिंग होता है उसका इफेक्ट एक्टिव इम्यूनिटी का। यहाँ ये नहीं दिया मैंने, स्पेसिफिक इम्यूनिटी को हम अगेन डिवाइड करते हैं एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव वो होती है जो इंडिविजुअल खुद प्रोड्यूस करता है, यानी कि वैक्सीनेशन के थ्रू उसको हम देते हैं, या वो उसको वो बीमारी होती है तब वो उसके अंदर एंटीबॉडी आ जाते हैं, और वो क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, तब हम उसको कहते हैं कि ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, इसको हम इंडिविजुअल को हम वैक्सीन के थ्रू जो है हम उसको उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, दिस गिव्स इमीडिएट प्रोडक्शन व्हिच ओनली लास्ट फॉर सम वीक्स। और जो पैसिव इम्यूनिटी है वो थोड़े दिनों की होती है, सम डेज तक होती है, उसके बाद वो खुद ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जो हमने एंटीबॉडीज उस इंडिविजुअल के अंदर इंजेक्ट किए होते हैं ना, वो जो एंटीजन है वो उसके साथ लड़ लड़ के वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस केस में ये होता है। अच्छा, अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है, इसकी समझ आई है, इम्यूनाइजेशन की और इम्यूनिटी की। इम्यूनाइजेशन की समझ आई है? यस मैम। कोई एक स्टूडेंट बताया इम्यूनाइजेशन क्या होती है? मैं बताऊं? बाकी क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? माइक ऑन करे, बताएं।
मैम मैं तो अभी आया हूँ, बिल्कुल टॉपिक के भी समझ नहीं, पता नहीं है कौन सा टॉपिक है। टॉपिक है हमारा ये चैप्टर 8 मैम इसको सब्जेक्ट इम्यूनोलॉजी एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? कॉम्प्लेक्स जो डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी की, जो कुव्वत मुदाफ़त होती है उसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, उस उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो इन्फेक्शियस एजेंट्स या इन्वेडिंग एजेंट्स उनको हम कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस वगैरह, उनको भी हम इसमें इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद इसकी यूजेस थी, ठीक है, इसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ओके होता है मैम। उसको हम पढ़ते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी और एडवर्स रिएक्शंस को, यानी कि किसी अगर वैक्सीन से अगर हो रहा है, पहले तो उसकी टेस्टिंग होती है ना, सीधा लगा तो नहीं है, तो ये चीजें भी हम उसमें पढ़ते हैं। फॉरकास्टिंग द एपिडेमिक्स, फॉरकास्टिंग द एपिडेमिक्स मीन्स के जो एपिडेमिक होने वाला है, वो बात जो फैलने वाली है उसके बारे में पहले से जो इम्यूनोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होता है वो बता देता है। ठीक है, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस और ब्लड ग्रुपिंग, कैरियर डिटेक्शन, यानी कि अगर किसी पर्सन के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट है, वो कैरियर है। अभी सिम्टम्स, कैरियर वो होता है जिसमें अभी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन उसके अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस एजेंट होता है, कुछ दिनों बाद उसके सिम्टम्स अपीयर होने वाले होते हैं, उसको होने वाली होती है डिजीज, तो हम उसको पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो कैरियर जो होता है वो दूसरों को भी फैला रहा होता है डिजीज, इससे उसको भी अलहदा रखने की जरूरत होती है। अच्छा, हर्ड इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनाइजेशन, चलो इम्यूनाइजेशन कोई बताए अब। मैच करते टाइम कम रह गया। जो हर्ड इम्यूनिटी क्या है? इट एग्जिस्ट इफ द नंबर ऑफ पीपल इन अ कम्युनिटी हु हैव एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन एक्सीड्स अ क्रिटिकल लेवल, यानी कि ये एक फिनोमेना है, इसमें क्या होता है कि जब किसी जो किसी भी सोसाइटी, किसी भी आप एरिया में एक डिजीज ले लें, वो उसका जो नंबर ऑफ पर्सन है जिन्हें उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल गई है, वो एक क्रिटिकल लेवल, एक खास लेवल से बढ़ जाता है, तो वो क्या होता है, उसमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है, मीन्स के फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस है, अगर हम बहुत सारे लोगों को उसके अगेंस्ट वो मिल जाती है, क्या होता है, एंटीबॉडीज मिल जाती है वैक्सीनेशन के थ्रू, या उन्हें हो जाता है और वो फिर से रिकवर कर लेते हैं, तो क्या होता है, उसमें एंटीबॉडी आ जाएगा, अब उनको दोबारा नहीं होगा। अच्छा, अगर 10 में से 7 लोगों को उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी मिल गई है, या तो वैक्सीनेशन के थ्रू या उन्हें वो हो चुका है एक दफा, इस तरह भी इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, तो 10 में से 7 क्या है, इम्यून है, तो बाकी 3 को क्या होगा, या कोरोना वायरस नहीं होगा। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी है। इसमें क्या है कि हु हैव नंबर ऑफ पीपल, जो लोग हैं इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी के हु हैव एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी अभी हमने पढ़ा कि वो इम्यूनिटी जो लास्ट लास्ट लॉन्ग लास्ट है, यानी कि वो उसकी वो रहती है, खत्म नहीं होती डेज के अंदर। तो वो लोग जिनको वो इम्यूनिटी मिल चुकी है, उस अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट उनका जो लेवल है, उनका जो नंबर है, वो एक क्रिटिकल लेवल है, खास हद से बढ़ जाए। जैसे कि 10 में से 7 को अगर इम्यूनिटी मिल गई तो बाकी 3 को नहीं होगी, वो खुद ब खुद क्या होगा, कम्युनिटी इम्यूनाइज हो जाएगी उस इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट। ठीक है, समझ आइए इस बात की। यस मैम। ये होती है हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि एक खास लेवल से बढ़ जाएगी ना, तो वो बस हम कहेंगे आप किसी को भी नहीं होना। एक है अब एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ WHO इन मे 1974। जैसे रेजोल्यूशन कहते हैं करारदाद को, ठीक है, इसमें जैसे रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें रेजोल्यूशन में क्या होता है कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक बात पे मुत्तफिक होते हैं। तो इस तरह से एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन भी एक रेजोल्यूशन के थ्रू स्टार्ट हुई थी।
इसने WHO ने को किया था 1974 में, इसको एक रेजोल्यूशन पेश की थी। इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस रेजोल्यूशन WHO विल हेल्प मेंबर गवर्नमेंट्स को हेल्प करेगा, यानी कि जो WHO के साथ मेंबरशिप करेंगे उनको वो हेल्प करेगा एक्सपेंडिंग और स्टेब्लिशिंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की एक्सपेंड करने में, उनको बढ़ाने में और उनको स्टेब्लिश करने में उनको हेल्प करेगा। जैसे अब कोरोना वायरस है, वैक्सीन है, ये जितने भी वायरसेस है, अगर मेंबर कंट्री है यानी कि WHO के साथ में मेंबरशिप की हुई है, उसकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है वो कंट्री, ठीक है, तो क्या होगा, WHO उसको हेल्प करेगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को स्टेब्लिश करने में, उसे वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। अगर वैक्सीन नहीं है उस कंट्री के पास, उसे वैक्सीन प्रोवाइड करेगा। अगर उसके पास हेल्थ जो वर्कर्स होते हैं, ये सारे फिजिशियन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और बाकी पैरामेडिक, सब कुछ अगर उसकी कमी है तो वो देगा, ठीक है। इम्यूनाइजेशन की जो जैसे वैक्सीनेशन होती है, उनकी एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है उनको, ठीक है, गर्मी धूप वगैरह से बचाने, तो इनका एक स्टैंडर्ड होता है कि इसको इस उसमें रखें, इस कंडीशन में रखें, इस टाइप के मटेरियल के, बॉटल जो बनी हुई होती है उस टाइप के मटेरियल के अंदर रखें, शीशे के अंदर रखना है, किसी स्टील के अंदर रखना है, तो वो उस मटेरियल के मुताबिक होता है। ये सब चीजें क्या होता है, WHO फिर बताता है कि इस तरह से करें, क्योंकि उन्होंने रिसर्च वगैरह की हुई होती है, तो ठीक है। इसका मतलब ये है कि WHO हेल्प करेगा कंट्रीज को। अच्छा अच्छा, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, रिड्यूस करेगा मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को, रिड्यूस करना है, ठीक है। डिप्थीरिया से पर्टूसिस, टेटनस और पोलियोमाइलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स टू आर नेग्लिजिबल, ये सारी डिजीजेस उस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था कि इन सारी डिजीज के अगेंस्ट हम जो शरह-ए-अमवात है और सीरियसनेस ऑफ डिजीज है उसको हम कम करेंगे। टू मेक अबिलिटी ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट अबव मेंशन डिजीज, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे इन सारे डिजीज के अगेंस्ट एवरी चाइल्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया में हर बच्चे को प्रोवाइड करेंगे, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, यानी कि किसी मजहब और इकोनॉमिक स्टेटस को पीछे रख के, यानी कि ये हम नहीं देखेंगे कि ये बच्चा किस मजहब से है, किस क्लास से है, उसको भलाए ताक रख के हम हर किसी को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। टू हेल्प इन मैटर ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन एज वेल एज इट्स क्वालिटी कंट्रोल, देखिए अब वही बात है, वैक्सीन की प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे कि वो कैसे बनानी है, और उसकी क्वालिटी कंट्रोल, उसकी मेंटेनेंस जो है, क्वालिटी कंट्रोल का आपको पता है क्या होता है, यानी बना तो हर कोई लेगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड बनी है या नहीं, इसको इस चीज को देखने को हम कहते हैं कि हमने ये क्वालिटी कंट्रोल किया, ठीक है। तो सस्पेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ये अभी जो है 5 मिनट रह गए हैं, इसका एक चार्ट है, वो ऐसा करेंगे कल पढ़ेंगे। मैम ये मैंने एक डेफिनेशन भेजी है, ये तो देख लें काइंडली। हाँ सही ये है। देखती हूँ मैं। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी ठीक है। द टर्म मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, मैम जो बुक में दिया हुआ है ना, पहला बुक में देखे ना, इसकी डेफिनेशन है 40 पेज पे,
The term mother and child health refers to the promotive, preventive, curative and rehabilitative health care for mothers and children. ये बेस्ट है, छोटी भी है और अच्छी भी है। या आपने लिखी ये मैम भी मैंने हो वो भी सकती है। ओके मैम। अच्छा, अब ये इस वाले में किसी को अगर समझ ना आई हो, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसमें हाँ मैम आ गई है समझ। अच्छा अच्छा, अब होमवर्क किया लोगों ने या नहीं किया? आप लोगों ने होमवर्क किया है या नहीं? बाकी भी आए हैं 2-3 बाद में। साथ साथ करें, साथ साथ। जिसने किया हो मुझे जरा पिक्चर सेंड करे। मैम एक बार फिर से बता दें, आपने कल कौन सा होमवर्क दिया था? कल आपको मैंने स्लाइड भेजी थी ना, उसमें होगा, उस पे एंड पे लिखा हुआ है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था इतना। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं जिसमें सर शेयर करते हैं? मैम पता नहीं है। पता नहीं है सर। तनवीर को जो मैं पढ़ाती हूँ, ये वाली स्लाइड्स उनको लेक्चर के बाद सेंड करती हूँ, फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, आप स्टूडेंट्स का, उसमें वो शेयर करते हैं। अच्छा मैम, यस सही है। मैम मैं क्लियर है। अगर आप वहां से उस ग्रुप में नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ओके मैम। और साथ साथ करें, ताकि आप एंड में बोझ ना आए। ओके मैम। अब देखें, कल वाला चैप्टर हो गया, परसों वाला हो गया, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, और उससे पहले जो था वो भी आपके 2 चैप्टर हो गए। अब कल ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, 3 चैप्टर फिर इकट्ठे आप कैसे करेंगे? वाटर सप्लाई वाला, हाँ, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, वाटर सप्लाई और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ये 2 हैं। ओके मैम। बाकी स्टूडेंट्स भी करें, और फिर कल जो है मैं चेक करूंगी, मंडे को मैं ये सारा चेक करूंगी। चैट बॉक्स में आप मुझे इसकी पिक्चर सेंड करेंगे होमवर्क की। मैम जी वाटर सप्लाई वाला आपने पढ़ा है? जी, मैंने पढ़ाया है। मैम तो शुरू कर वो सर के पास स्लाइड्स हैं, उनसे ले लें, उन्होंने शेयर की होगी उसमें ग्रुप में। सही है, चले फिर यस। आज के लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, 1 मिनट है। इसमें इसमें इस चैप्टर में किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। नहीं है मैम कोई भी क्वेश्चन। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। और अल्लाह। सब स्टूडेंट्स जो हैं, आपके पास अभी 2 दिन है। देखिए आपका आज हफ्ता है ना, अभी से करना स्टार्ट करें, और मंडे को मैं दोनों चैप्टर चेक करूंगी लाजमी। मैम क्लास के स्लाइड का स्टार्ट में मसला है, चेक अगर करोगी या स्लाइड आखिर का में? मसला है तो सर तनवीर से ले लें, अगर उनके पास भी नहीं है तो फिर वो मुझसे कह देंगे, मैं दोबारा शेयर कर लूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। चले, खुदा हाफिज।